परीक्षा की तैयारी करनी है। ना सिर्फ एनसीवीटी या ये जो एआईटीटी है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, इसके अलावा भी तुम्हें फिर आगे एग्ज़ाम देने हैं सब जगह। चाहे वो कोई भी आप इंडियन रेलवे के लिए करना चाहते हैं, बीआरओ के लिए करना चाहते हैं, या एनसीएल, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर भी मैकेनिक की पोस्ट होती है तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी आपकी हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में उत्सर्जन नियंत्रण मानक भारत स्टेज 6 को लागू किया गया संपूर्ण भारत में कारों तथा वाणिज्यिक वाहनों में, पैसेंजर कार्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। ऑप्शन क्या क्या हैं? लेकिन ये किया गया 1 अप्रैल 2020 से। उत्सर्जन मानक क्या हैं कि जो भी ऑटोमोबाइल में फ्यूल यूज हो रहा है वो कंबशन के समय, जब कंबशन प्रोसेस पूरा इंटरनल कंबशन इंजन साइक्लिक प्रोसेस पे काम कर रहा है, भले ही वो 4 स्ट्रोक हो या 2 स्ट्रोक हो, ठीक है ना। 4 स्ट्रोक तो 4 है, मगर प्रोसेस कितनी बताई थी उसमें? 5। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंत में जब फ्यूल का स्प्रे हो रहा है उसके ऊपर, या एयर फ्यूल मिक्सचर को स्पार्क डिलीवर हो रहा है, तो वो फ्यूल जल रहा है। जल कौन रहा है? फ्यूल जल रहा है। और जो हवा उसके अंदर आई है वो उसमें जितनी भी मात्रा ऑक्सीजन की है वह ज्वलन में मदद कर रही है। पर जब ऑक्सीजन को कंप्रेस किया जा रहा है तो हवा का भी तापमान में वृद्धि हो रही है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन भी आयोनाइज हो रही है। और जो कंबशन का प्रोसेस है उसमें फिर कई चरण हैं उसके। पहला डिले पीरियड है, अनकंट्रोल्ड कंबशन है, कंट्रोल्ड कंबशन है एंड पोस्ट कंबशन है। इस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। तो इस दौरान बहुत सारे पॉल्यूटेंट निकलते हैं जो कि वायुमंडल में बहुत एक दुष्प्रभाव डालते हैं, जो मानव जीवन के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी और प्रकृति के लिए भी हानिकारक होते हैं। तो उसे कंट्रोल करने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं और भारत में भी हमारे भारतीय मानक हैं हमारे देश के अनुसार। और यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट भी हैं, उनका भी पालन करना है। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम CMVR, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 एंड अमेंडमेंट्स। आगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 था, अभी 2019 में वो फिर से अमेंड हो गया। इसी के साथ पर्यावरण मानक भी मानने जरूरी हैं ताकि उत्सर्जन को कम से कम किया जाए। फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इमिशन कंट्रोल, इसका धुआं नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण एवं धुआं नियंत्रण का जो इसके स्टेजेस हैं, जो यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 यूरोप के लिए हैं, इसी तरह से अमेरिका के अपने स्टैंडर्ड हैं। तो उन्हीं के इक्विवेलेंट भारत में भारत स्टेज 1, भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 3, 4, 5 तो यहाँ चला नहीं, यहाँ सीधे 6 आया। तो कब से लागू हुआ ये? 1 अप्रैल सन 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सिलेंडर हेड के बोल्ट्स को टाइट करने के लिए हमेशा प्रयोग करना चाहिए क्या? टॉर्क रेंच, ठीक है ना, बाकी ऑप्शन रहने दो। दो समतलों के मध्य क्लियरेंस या गैप को चेक करने के लिए प्रयोग होने वाला टूल फीलर गेज। फीलर गेज को फीलर गेज क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दो समतलों के मध्य जब आप डालेंगे उसको तो वो टच करना चाहिए, वो फील होना चाहिए कि वो दोनों ही सरफेस को टच कर रहा है। वो टाइट भी नहीं जाना चाहिए और वो फ्री भी नहीं होना चाहिए, तो उसे फील होना चाहिए कि वो दोनों सरफेस को टच कर रहा है। एक फीलर गेज तो लेके आ जाना था नीचे से। चलो कोई बात नहीं, आगे चलें। फीलर गेज स्कैन टूल को कनेक्ट किया जाता है DLC पोर्ट के साथ। वो किसी कार में दाहिनी तरफ होता है, जहाँ पर स्टीयरिंग होता है उसके बगल में ही अंदर वाला फ्यूज बॉक्स है, उसके पास ही वो पोर्ट लगाया, गाड़ी में दिखाया था। नेक्स्ट, TCU का अर्थ है टेली कम्युनिकेशन अंडरटेकिंग, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट, टेलीमेटिक्स कंट्रोल यूनिट, या इनमें से कोई नहीं। यह ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट है जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में यूज होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? LED लैंप के द्वारा दिन के उजाले के समान रोशनी प्राप्त करने के लिए जो कलर टेम्परेचर है, LED का कलर टेम्परेचर
कितना होता है 6000 केल्विन। कल उसको हमने कन्वर्ट किया था डिग्री सेंटीग्रेड में, कितना हुआ था, कितना हुआ था 5727 डिग्री, मगर वो लिखा जाता है वो केल्विन में ही है, ठीक है। उसका आविष्कार इधर नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये विदेशों से आ रही हैं। तो जो डेटा है वो वहाँ के अनुसार है, वहाँ के मानकों के अनुसार है। ये तो मैंने कन्वर्जन के लिए तुम्हें बोला था। उसका जो कलर टेम्परेचर है वो है, ये हेडलाइट रोशनी कैसे फैलाते हैं, ये गर्म होते हैं। हीट का प्रभाव क्या है, लाइट कहाँ से हो रही है, हीट का ही तो एक रूप है लाइट। तो जब गर्म हो रहा है, वो गर्म होने के बाद वो माध्यम को भी गर्म कर रहा है, वो गैसों को भी गर्म कर रहा है। हेलोजन लैंपों के अंदर जो है हेलोजन गैसेज हैं, ठीक है, वो गर्म हो रही हैं, फिर वो रिफ्लेक्टर से टकरा रही हैं। उनको उनकी जो बीम्स हैं वो मुख्य एक्स के, जो उनका मेन एक्सिस है उसके पैरेलल पड़नी चाहिए। और जब वो सड़क पर पड़ें तो वह ओवल हों, वो सड़क पे इस तरह से पड़नी चाहिए और वो एक निर्धारित दूरी तक पड़नी चाहिए। और वो किसी की आंखों में भी नहीं लगनी चाहिए, उसमें डिमिंग की भी होनी चाहिए, वो दूसरे की आंख में ना लगे। कभी तेज़ हाई इंटेंसिटी हो रही तो उसको डाउन किया जाए। इसके लिए फिर रिफ्लेक्टर और लेंसेज प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका कलर टेम्परेचर था 6000 केल्विन। हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज HID लैंप का दूसरा नाम है। ये जर्मनी में इसको बोलते हैं जेनन लैंप। क्या कहते हैं, जेनन लैंप। HID लैंप को टर्न ऑन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज, टर्न ऑन करना मतलब जलाते ही उसे कितनी वोल्टेज चाहिए, इसके ऑप्शन पढ़ो। इसको चाहिए टर्न ऑन करने के लिए 15000 वोल्ट। इसके लिए वोल्टेज बूस्टर और कंट्रोलर लगे हुए होते हैं, पर एक बार जल जाने के बाद ये 80 वोल्ट ही विद्युत धारा लेती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये LED लाइट से इसकी लाइफ 3 गुनी ज़्यादा है, ठीक है। इसका प्रकाश जो है उससे 2 गुना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्या था, आधुनिक ब्रेक लाइनिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला मटेरियल है। एस्बेस्टस यूज़ नहीं होता। एस्बेस्टस इसलिए यूज़ नहीं होता, पहले एस्बेस्टस यूज होता था। एस्बेस्टस की खासियत ये होती कि वो जलता नहीं है, मगर एस्बेस्टस फ्रिक्शन के कारण छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, वो ऑटोमाइज हो जाता है। उसका जो पाउडर सा बना हुआ है वो ख़त्म नहीं होता। जब मैकेनिक उसकी सफाई करता है, जब ब्रेक लाइनिंग चेंज करता है, ब्रेक शू चेंज करता है या क्लच प्लेट चेंज करता है, तो उस एरिया को साफ़ करता है, सबसे पहले क्लीन करता है, फिर इंस्पेक्शन करता है, तब जाकर उस चीज़ को बदलता है। तो जब वो धूल साफ़ करता है तो वो उसके खुद के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसमें जो 10 माइक्रोन से छोटे वाले कण हैं, उनको हमारे ना तो मूँछें रोक सकती, ना हमारी नाक के बाल रोक सकते, ना ही वो सीधे हमारे श्वसन तंत्र में चले जाता है और ये लंग कैंसर का कारण बनता था। जो बाद में रिसर्च हुई तो एस्बेस्टस को पूरी तरह से ऑटोमोटिव पार्ट्स के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। अब एस्बेस्टस ना तो ब्रेक लाइनिंग में यूज होता है, ना क्लच लाइनिंग में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जैविक पदार्थ और गोंद। अब जैविक पदार्थ और गोंद मिलाकर वो, क्योंकि जो ब्रेक किस पे काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन पे काम कर रहे हैं, वो व्हील ड्रम के साथ या डिस्क के साथ ब्रेक पैड या ब्रेक शू फ्रिक्शन कर रहे हैं। जब फ्रिक्शन कर रहे हैं तो उसमें फ्रिक्शन मटेरियल भी ऑटोमाइज होगा, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, गर्म होगा, उसमें एक्सपेंशन होगा। तो उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए अभी जैविक पदार्थों के साथ मेटल चूर्ण भी उसके साथ मिला दिया जाता है ताकि ये लॉन्ग लाइफ रहे। मैं ही अपनी गाड़ी के जब ब्रेक पैड्स बदलता हूँ वो 60-60 हज़ार किलोमीटर के बाद बदली होते हैं, तो इतना लॉन्ग लाइफ उसकी मिल जाती है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या है, बाकी ऑप्शन रहने तो जो मैंने बोला वही ऑप्शन है उसका, है उसमें कि नहीं है। अच्छा, एयर यानी जैविक पदार्थ, मेटल चूर्ण और गोंद बॉन्डिंग के लिए, जो कि आपस में उनको बाइंडर, जो उन्हें चिपका के रखे, हर चीज़ को एक साथ
और फिर उसे एक पीछे बेस प्लेट के साथ चिपका के रखे। ये ना हो कि जो ब्रेक लाइनिंग है वह गर्म होकर अपनी बेस प्लेट से ही निकल जाए। ठीक। एयर ब्लीडिंग प्रक्रिया कहते हैं ब्रेक सिस्टम से हवा निकालने की प्रक्रिया को। अच्छा, फिर इंजन से रिलेटेड में आ जाओ। द मटेरियल यूज्ड फॉर सिलेंडर ब्लॉक, सिलेंडर ब्लॉक के लिए प्रयोग किया जाने वाला मटेरियल है कास्ट आयरन एंड स्टील, कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉय, स्टील एंड एल्यूमिनियम अलॉय, ब्रास एंड स्टील। तो इसका ऑप्शन है कास्ट आयरन एंड एल्यूमिनियम अलॉय। कास्ट आयरन यानी ग्रे कास्ट आयरन के, और जो टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन हैं वो CGI के भी बनते हैं, कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन के, ताकि वो प्रेशर को सहन कर सकते हैं। उसका मैंने तुम्हें मटेरियल कंपोजिशन इन्फॉर्मेशन शीट पर लिख कर दिया हुआ है, कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन वो क्या चीज़ है। पर मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्या है, ग्रे कास्ट आयरन। तो ग्रे कास्ट आयरन से थोड़ा सा भारी हो जाता है, तो कारों में, कई कारों में एल्यूमिनियम के ब्लॉक्स भी प्रयोग किए जाते हैं। जिनमें एल्यूमिनियम के ब्लॉक होते हैं उनमें कास्ट सिलेंडर, ग्रे कास्ट आयरन का सिलेंडर हेड यूज़ किया जाता है। ठीक है। किसी में ग्रे कास्ट आयरन के ब्लॉक के साथ एल्यूमिनियम का सिलेंडर यूज किया जाता है, ताकि डेड वेट को कम से कम किया जाए। जब तुम्हारा भार कम होगा तो तुम्हें चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तुम्हारा शरीर ही भारी हो जाएगा तो फिर घुटनों में भी दर्द होने लगेगा, जूते चप्पल भी ज़्यादा घिसेंगे, कपड़ा भी ज़्यादा लगेगा शरीर में। तो सेम कहानी ऑटोमोबाइल के साथ भी है। यदि वो खुद का भारी हो जाएगा, उसका अपना ही इनर्शियल वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा जड़त्व के कारण, उसकी फ्यूल इकोनॉमी नहीं आ पाएगी, टायर में घिसावट होगी, इंजन गर्म चलेगा। तो इंजन को लॉन्ग लाइफ करने के साथ साथ ही क्या है, जब उसके अंदर जलने वाले अर्ध जले हाइड्रोकार्बन्स, पर्टिकुलेट मैटर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो। ये जो मानक हैं इनमें कार्बन कितना निकलेगा, पर्टिकुलेट मैटर्स कितने निकलेंगे, NOx कितनी निकलेगी, ये सब इनका पूरा चार्ट है। ये जस्ट कुछ दिनों के बाद हम ये इस पर पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड इमिशन कंट्रोल पे कौन सा सेंसर क्या काम करता है, फ्यूल इंजेक्शन टाइमिंग को किस तरह से फ्लक्चुएशन होती है, क्या लॉन्ग ट्रिम, फ्यूल को कैसे लंबे समय तक कम करना, शॉर्ट ट्रिम, थोड़ा सा लुकअप टेबल्स वगैरह बना के यहाँ पर, और कैसे वो टाइमिंग एडवांस रिटार्ड कर दिया जाता है कंप्यूटर के द्वारा, कैसे माइक्रो प्रोसेसर उसको फटाफट उसका विश्लेषण कर लेता है कि ऑक्सीजन सेंसर से क्या सिग्नल आ रहे हैं, इंजन कूलेंट टेम्परेचर से क्या सिग्नल आ रहे हैं, एनीमोमीटर यानी जो इनकमिंग मास एयर फ्लो सेंसर है वो क्या दे रहा है, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर क्या कह रहा है, एग्जॉस्ट गैस से क्या निकल रही है, गैसों का टेम्परेचर कितना है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, NOx निकल रही है, EGR खुल रहा है नहीं खुल रहा है, क्रैंक पोजीशन सेंसर क्या बता रहा है इंजन के RPM को, केम फेज सेंसर क्या बता रहा है। ये सारे सेंसरों की कैसे नेटवर्किंग है और किस तरह से इसे एक्चुएशन हो रहा है, उसका क्या क्या चीज़ें क्या क्या काम कर रही हैं, थ्रॉटल पोजीशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, द सिलेंडर बोर्स ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय सिलेंडर ब्लॉक आर यूजुअली प्लेटेड विथ, यानी एल्यूमिनियम एलॉय के सिलेंडर ब्लॉकों में जो लाइनर फिट होते हैं उनमें किसकी कोटिंग होती है, कह रही है किसकी होती है, स्टील की कोटिंग होती है, ब्रास की होती है, क्रोमियम की होती है, मोल्बिडेनम की होती है, किसकी होती है, क्रोमियम की प्लेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द सिलेंडर एक्सिस एंड द क्रैंकशाफ्ट सेंटर लाइन इन एन इंजन। ये क्रैंकशाफ्ट की सेंटर लाइन है, तुम्हारे सामने चित्र बना हुआ है, ये क्रैंकशाफ्ट की सेंटर लाइन है, इसके साथ सिलेंडर की सेंटर लाइन का कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का सीधा सीधा सिलेंडर इसके ऊपर ऐसे फिट रहता है। तो कितने अंश का कोण बनेगा, जब हम सिलेंडर की सेंटर लाइन इस क्रैंकशाफ्ट की सेंटर लाइन के साथ मिलाएंगे तो कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का।
वो बात अलग है, वो जो थ्रो के मध्य है। अभी ये जो ऑयल ग्रुप्स इसमें बने हैं, ये ऑयल ग्रुप क्यों बने हैं? ताकि क्रैंक पिनों में लगे और मेन जर्नल्स में लगे हुए सेल बियरिंग लुब्रिकेट होते रहें, ताकि क्रैंक पिन में और मेन जर्नल्स में ज़्यादा घिसावट ना हो, ताकि इंजन लॉन्ग लाइफ हो और पर्यावरण को प्रदूषित ना करे। नेक्स्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, अच्छा द मोस्ट डिफिकल्ट गैस्केट सीलिंग प्रॉब्लम अकर्स एट द, बहुत ज़्यादा जो सीलिंग प्रॉब्लम जहाँ पर होती है वो जगह का नाम बताओ कह रहे हैं। सिलेंडर हेड, ऑयल पैन, टाइमिंग गियर, इनटेक मैनिफोल्ड। कहाँ? सिलेंडर हेड गैस्केट में, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व के पास हैं वाटर जैकेट्स, और लुब्रिकेशन के लिए चाहे वो ओवरहेड केम लगी हुई है, चाहे रॉकर आर्म है, उनको सबको लुब्रिकेट करने की ज़रूरत है। जब भी दो पार्ट्स आपस में रगड़कर चलते हैं तो फ्रिक्शन के कारण उनमें घिसावट होती है और गर्मी उत्पन्न होती है। जब हाथों को यूँ रगड़ते हो तो हाथ गर्म हो जाते हैं। तो जब मेटल से मेटल रगड़ के चल रहा है तो वो भी गर्म होगा, घिसावट करेगा, फैलने से सीज होंगे। तो वहाँ तक लुब्रिकेंट क्या काम करता है? दो घिसावट वाली सतहों के मध्य एक पतली सी फिल्म बना लेता है, जिससे वो पार्ट्स आपस में हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन हो जाता है। वो रफ फ्रिक्शन या ड्राई फ्रिक्शन से बदल के वो हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन हो जाता है। वो उसमें स्लाइड करने लगते हैं, पार्ट्स के बीच कोई घिसावट कम हो जाती है, उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो यदि सिलेंडर हेड में आपने फिट करते इसमें कोई प्रॉब्लम कर दी, या उसका जो टाइटिंग टॉर्क है उसको कम बाकी कर दिया, या फिर जो उसका टाइटिंग सीक्वेंस है वो सबसे पहले बीच वाले बोल्टों को टाइट किया जाता है। बीच वाले बोल्ट्स को फिर उसका एक सीक्वेंस है, वो अंदर से बाहर की तरफ को आते हैं सारे के सारे। वहाँ कई जगह पर हमारे मुंह से भी निकलेगा कि क्रॉस वाइज फिट का टाइट होते हैं, मगर सिलेंडर हेड के क्रॉस वाइज नहीं होते हैं, उसका अलग सीक्वेंस है। ठीक है, ये भी फिर तैयारी करेंगे नेक्स्ट में। अगला था, ईच टाइम अ जॉइंट इज असेंबल्ड इट इज़ रेकमेंडेड टू रिप्लेस। जितने भी बार किसी जॉइंट को फिर से असेंबल किया जाएगा तो उतने बार रेकमेंड किया जाता है, कहा जाता है कि इस पार्ट्स को बदल दो। किस पार्ट्स को? ऑप्शन दे रखे हैं, कॉर्क गैस्केट, एस्बेस्टस गैस्केट, रबर गैस्केट और डी है इसका ऑल गैस्केट्स। सभी गैस्केटों को, जब भी गैस्केट्स क्या हैं, वो सीलिंग डिवाइस हैं, वो वहाँ से कंप्रेशन को रोक रहे हैं, वो किसी लीकेज को रोकने के लिए हैं। जितने बार भी पार्ट्स को अलग करेंगे, चाहे आप टेपेट कवर को अलग करेंगे, चाहे सिलेंडर हेड को अलग करेंगे, या उसके साथ लगी किसी भी एसेसरीज़ को अलग करेंगे, तो वहाँ जितने भी गैस्केट लगें, चाहे वो रबर के गैस्केट हैं, चाहे वो कॉर्क के गैस्केट हैं, चाहे वो मेटल रीइंफोर्स्ड हैं। आजकल क्या है, गैस्केट को लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए उनके किनारे में, बीच में वहाँ स्टील की रिंगें लगाकर शानदार बने हुए गैस्केट हैं, ताकि उन्हें देर तक बदलने की आवश्यकता ही ना पड़े। पर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, उन्हें एक टाइम पीरियड के बाद वहाँ की सफाई करनी पड़ती है, या उसमें चलने वाले लूब्रिकेंट को चेंज करना पड़ता है, जो भी फ्लूइड है उसको चेंज करना है, कूलेंट को चेंज करना है, ईजीआर को खोल के साफ़ करना है, इंटरकूलर को खोल के साफ़ करना है, टर्बोचार्जर को खोल के साफ़ करना है। तो जब भी इनकी पीरियोडिकल सर्विस की जाएगी, उतने बार जॉइंट्स में लगे हर प्रकार के गैस्केट बदली होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? केम शाफ्ट इन एन इंजन इज ऑलवेज माउंटेड। केम शाफ्ट सभी प्रकार के इंजनों में फिट होती है। कहाँ फिट होती है? पैरेलल टू द क्रैंक शाफ्ट। कैसे फिट होती है? ए, सेकंड है परपेंडिकुलर टू द क्रैंक शाफ्ट, इंक्लाइन टू द क्रैंक शाफ्ट एंड नन ऑफ दीज। पैरेलल टू द क्रैंक शाफ्ट, अगर ये ब्लॉक में भी है तो ये क्रैंक शाफ्ट के पैरेलल ही लगी रहती है। हेड में भी है तब भी ये क्रैंक शाफ्ट के पैरेलल ही आई। आप ऐसी लाइन खींचोगे वो भी इसके पैरेलल आएगी, और यदि ऐसी लाइन खींचोगे तब भी यह पैरेलल आएगी। तो केम शाफ्ट हमेशा क्रैंक शाफ्ट के पैरेलल ही रहेगी। वो क्रैंक शाफ्ट से ही तो उसने ड्राइव लेनी है। ड्राइव किससे लेनी है? क्रैंक शाफ्ट से।
ड्राइव ट्रांसमिट होगी या तो मुंह से मुंह को सामने से या फिर एक दूसरे के पैरेलल। कुछ परपेंडिकुलर भी होती हैं, उसके लिए अलग सिस्टम है, उसके लिए अलग गियर यूज होते हैं। नेक्स्ट है द ऑयल पैन इन एन इंजन में बी मेड ऑफ ऑयल पैन या ऑयल सम्प बना होता है, किसका बना होता है? स्टील या एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। वो स्टील और एल्यूमिनियम, स्टील और कास्ट आयरन और ब्रास, कास्ट आयरन और जिंक। इसमें तो इन्होंने दे रखे हैं ऑप्शन, कहीं अगर स्टील दे रखा है और एल्यूमिनियम अलग दे रखा है, ब्रास अलग दे रखा है और जो आंसर लिख रखा है ए और बी सही है, फिर क्या करोगे? जैसे तुम बोल रहे हो ऐसे ही करोगे, स्टील करके। कोई एल्यूमिनियम में टिक करके आएगा, ए और बी सही है, कोई बोलने वाले नहीं हो तुम, क्योंकि तुमने देखना ही नहीं है प्रश्न को सही ढंग से। द लार्जेस्ट डायमीटर नहीं, अ डिश इन द पिस्टन हेड इज एम्प्लॉयड टू, पिस्टन हेड के ऊपर एक डिश लगा दी जाती है, किस लिए लगाई जाती है? डिक्रीज पिस्टन वेट, प्रोवाइड वाल्व क्लियरेंस, कंट्रोल कंप्रेशन रेशियो, एडजस्ट पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। किसके लिए? कंप्रेशन रेशियो को एडजस्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल कंप्रेशन रेशियो। जैसे इसके ऊपर का एरिया एक डिश और इसके ऊपर लगा देंगे तो इसका कंप्रेशन रेशियो क्या होगा? कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा, बढ़ जाएगा। जब इसके ऊपर कार्बन जमा हो जाती है तो इन्हें डीकार्बोनाइज करना पड़ता है, सिलेंडर हेड को निकालकर इस कार्बन की सफाई की जाती है। इसके कारण पेट्रोल इंजनों में डेटोनेशन होती है, प्री इग्निशन होता है। इसके ऊपर कार्बन जमा हो जाएगा तो पोस्ट कंबसन के दौरान जो इसके अंदर आग लगी हुई है तो ये गर्म होगा, ये कार्बन है इसके साथ जला। कई बार ऐसा दिखाई देता है कि कोयला लगता है बुझ गया है मगर वो बुझा नहीं होता, जब हाथ से उठा के उसको रखते हो तब पता चलता है कि ये तो जल ही रहा है। सेम कहानी यहाँ भी होती है कि उसको कहते हैं हॉट स्पॉट। यहाँ हॉट स्पॉट बन जाता है, चार्ज जो एयर फ्यूल मिश्रण आया वो समय से पहले ही जलना शुरू हो जाता है। एक तो कंप्रेशन में वो गर्म हो रहा है और यहाँ पहले ही से ही गर्म स्थान है तो ये पहले से ही जलने लगता है, तो ज्वलन पूरा ही गड़बड़ हो जाता है। इस कारण से इंजन से बहुत हैमरिंग साउंड आने लगता है। पिस्टन की प्रवृत्ति ऊपर जाने की पर वो गैसें फैल के इसके ऊपर दबाव डालने लगती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, इसको बचाने के लिए ही डीकार्बोनाइजिंग की जाती है। और इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम अभी जितनी भी वाहन हैं, जितने भी इंजन हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं। नेक्स्ट क्या है? द पिस्टन स्कर्ट क्लियरेंस एट रूम टेम्परेचर इज अबाउट, पिस्टन स्कर्ट और सिलेंडर लाइनर के मध्य कितनी क्लियरेंस होती है? 0.04 mm। पिस्टन पिन्स ऑन सम इंजन्स आर ऑफसेट टू द, ये जो पिस्टन पिन्स हैं जो कि कनेक्टिंग रॉड के, ये कभी भी ऐसे सेंटर में आजकल नहीं होती हैं। जब ये सेंटर में होगी तो इसके अंदर एक इस तरह की मूवमेंट होती है, जिस वजह से ये एक ऊपर को जाते समय एक सिरे को घिसता हुआ निकलेगा, नीचे को आते समय दूसरे सिरे को घिसता हुआ निकलेगा, तो और इसके बीच में इस तरह से ये मूवमेंट करेगा, जिसके कारण पिस्टन स्लैपिंग भी होगी और जो सिलेंडर लाइनर में ओवल्टी भी पैदा होती है। इसलिए इसको थोड़ा सा ऑफसेट रखा जाता है, यानी कि जो कनेक्टिंग रॉड है इसको सेंटर में ना लगा के थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ को ऑफसेट रखा जाता है। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ पिस्टन रिंग्स इज टू कंट्रोल, पिस्टन रिंगों का उद्देश्य है किसको नियंत्रित करना? कंबसन प्रेशर को, सिलेंडर वाल लुब्रिकेशन को, ऑयल कंजम्पशन को, और इसका एक ऑप्शन और है कि इनमें से सभी को। ठीक है,
ऑयल रिंग ऑयल की फिल्म को कंट्रोल भी कर रहा है और ऑयल की खपत को भी वह रोक रहा है। अन्यथा ऑयल सीधे साइड से, अगर ऑयल स्क्रैपर उस एक्सेस ऑयल को जो स्प्लैश हो रहा है या यहाँ से इस होल द्वारा स्प्रे हो रहा है, आजकल तो मेन गैलरी में नोजल्स लगे हुए हैं जो सीधे स्प्रे कर रहे हैं। अब वो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर ऑयल रिंग, यहाँ ऑयल जो भी हो रहा है वो ऑयल रिंग उसको स्क्रैप भी कर रहा है। स्क्रैप करके वो पिस्टन स्कर्ट को भी लुब्रिकेट कर रहा है, गजन पिन को भी लुब्रिकेट कर रहा है और सिलेंडर वॉल में एक निर्धारित फिल्म को बनाए रख रहा है। यदि वो काम करना बंद कर देगा या घिस जाएगा तो वो ऑयल इस रास्ते से ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ आकर वो जमेगा नहीं, फिर इसके ऊपर कार्बन जम जाएगा और ऑयल भी रोज़ नापोगे रोज़ कम हो जाएगा। इस तरह से जो इंजन है वो समय से पूर्व ही खराब हो जाएगा। तो ये काम है रिंगों के। कंप्रेशन रिंगों का काम कंप्रेशन को रोकना है और ऑयल रिंग का काम ऑयल की खपत को रोकना है और उसकी फिल्म का भी कंट्रोल करना है लुब्रिकेंट की। नेक्स्ट था इन ऑटोथर्मिक पिस्टन्स स्टील इंसर्ट्स आर यूज्ड टू, यह पिस्टन के एक्सपेंशन को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसको कंट्रोल करने के लिए किस दिशा की तरफ एक्सपेंशन हो रहा है, कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ एक्सपेंशन। द मिनिमम नंबर ऑफ कंप्रेशन रिंग्स इन एन ऑटोमोटिव इंजन, किसी ऑटोमोटिव इंजन में कंप्रेशन रिंग्स की कम से कम कितनी संख्या होती है, तो कम से कम 2 होती है। नेक्स्ट है सबसे ऊपरी रिंग, द अपर मोस्ट रिंग ऑन अ पिस्टन इज यूजुअली प्लेटेड विथ क्रोमियम। जो हैवी ड्यूटी इंजन है उसके सारे कंप्रेशन रिंग क्रोमियम प्लेटेड होते हैं, ठीक है। जो छोटी कारें हैं उनका कम से कम एक तो होता ही है। आजकल मॉडर्न में ऐसा नहीं है, सारे ही हो जाते। ऑन द कंप्रेशन स्ट्रोक द रिंग्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट। जब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के समय रिंग दबते हैं। कहाँ की तरफ दबते हैं? नीचे की तरफ दबते हैं। कंप्रेशन के टाइम पर ये बल ऊपर को लग रहा है तो प्रतिक्रिया बल भी, जो गैसें हैं वो अपनी प्रतिक्रिया उस पर नीचे की तरफ डाल रही हैं, तो ये रिंग नीचे अपने रिंग लैंड में बैठ जाते हैं और थोड़ा सा बाहर को निकल जाते हैं, जिससे ये पूरी तरह से सीलिंग भी कर लेते हैं नीचे के। बट पावर स्ट्रोक में ये ऊपर की तरफ उठते हैं, ठीक है, पर फैलेंगे वो बाहर की तरफ को ही, वो सीलिंग भी करेंगे। जो उनका रिंग, इसीलिए पिस्टन रिंग को फिट करने से पहले पिस्टन रिंगों को इस पिस्टन में फिट करने से पहले उनके रिंग गैप को एडजस्ट कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये निर्माता के अनुसार है या नहीं। उसके लिए रिंग लेके उसको सिलेंडर बोर के अंदर डालते हैं। पहले सिलेंडर बोर को थोड़ा लुब्रिकेट कर लेते हैं ताकि रिंग खरोंच ना लगाए उस पर। उसे डाल के वो दोनों मुंह उसके मिल जाते हैं, तब फिलर गेज जो दिया हुआ है सर्विस मैनुअल में एज पर मैन्युफैक्चरर, उसको उतना ही रखा जाता है। ताकि ज़्यादा रख दोगे तो कंप्रेशन लीक हो जाएगा, कम रखोगे तो गर्मी के कारण ये पूरा एक्शन कर नहीं पाएंगे, ये बाहर की तरफ को भी नहीं आ पाएंगे और गर्म होकर वेल्ड हो जाएंगे, फिर ये चूड़ी की तरह हो जाएंगे, फिर उनका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हाँ, कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है? पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को। नेक्स्ट, मॉडर्न ऑटोमोबाइल में पिस्टन पिन्स प्रयोग किए जाते हैं, वो फुली फ्लोटिंग होते हैं। फुली फ्लोटिंग में जिसमें पिस्टन घूम सकती है।